इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम एक नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी बुक है BPCG 172 युवा जेंडर एवं पहचान। जो आपका बुक रहेगी युवा जेंडर को लेकर के BPCG 172 आपकी जो ये हमारी इसकी जो पहली यूनिट है और जो हमारा पहला चैप्टर है। आज हम इस पहले चैप्टर की क्लास करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसी को हम इसे कवर करने जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला जो हमारी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट क्या है, चैप्टर नंबर 1 कह लीजिए, या यूनिट नंबर 1 क्या है, युवा अवधारणा एवं पहचान। यानी आज हम युवाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि युवा क्या है, कैसे होता है, या उसकी पहचान को लेकर के किस प्रकार से है। यह पहले चैप्टर को पूरी तरीके से हम इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज जो हमारा पहला रहेगा 1.3 देखेंगे। ठीक है, 1.3 का रहेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, युवा की अवधारणा। और युवा की अवधारणा में देखो, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, इन पहलुओं से युवा का संदर्भ क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में युवा क्या है, युवा की धारणा क्या है, या फिर आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो युवा क्या होता है, युवाओं की धारणा क्या है, युवाओं को देखेंगे। नेक्स्ट अगला जो हमारा रहेगा कानूनी परिप्रेक्ष्य में, यानी युवा की अवधारणा क्या है। फिर हम सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, और फिर उसका कानूनी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि ये तीनों जो है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस होता है। इससे ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कानूनी परिप्रेक्ष्य में युवा की अवधारणा बताओ, या कानूनी परिप्रेक्ष्य में युवा के बारे में बताओ, या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में। इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 1.3 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा जो हमारा रहेगा, इसमें आप देखेंगे युवा पहचान, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहचान की परिभाषा क्या है, या पहचान के सिद्धांत क्या है, युवा पहचान के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इन सिद्धांतों के बारे में जैसे इन्होंने बता रखा है। फिर जैसे पहचान के संकेतक, यानी पहचान के इंडिकेटर क्या होते हैं, यानी भैया कोई युवा हो गया है, वो कैसी कौन कौन सी पहचान जिससे हमें पता चला भैया कोई युवा बन गया है। फिर पहचान की बहुलता, ये पॉइंट है, यानी युवा की अवधारणा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और 1.4 रहेगा, तो इसमें हमारा जो रहेगा 1.3 जो रहेगा हम इसको पूरा कवर करेंगे इसके बारे में आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं युवा की अवधारणा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा। ठीक है, देखिए 1.3 युवा की अवधारणा। युवा शब्द की उत्पत्ति पुराने अंग्रेजी शब्द जियोंग का हुआ, यानी युवा जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई है, पुराना जो अंग्रेजी शब्द क्या होता था, जियोंग होता था, उससे हुआ है। युवा का अर्थ क्या होता है, जिसका, यानी जियोंग का मतलब क्या होता है भैया, युवा, युवक, या तात्कालिक, या नया, ताज़ा होता है। यानी युवा का मतलब होता है, या जियोंग का है, यानी युवा शब्द की जो उत्पत्ति है वह पुराने अंग्रेजी शब्द जियोंग से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, युवा, युवक, नया, या तात्कालिक, या ताज़ा। संस्कृत शब्द में युवान से हुई है, यानी युवा शब्द को अगर संस्कृत शब्द में कह सकते हैं, जैसे संस्कृत में युवा शब्द को क्या बोला जाता है, युवान बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है युवा या युवक। यानी संस्कृत शब्द में अगर हम युवान को देखेंगे तो युवान का मतलब क्या होता है कि युवा या युवक। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में युवा, यानी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसके अनुसार अगर युवा का मतलब देखें तो युवा का मतलब क्या होता है भैया, अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति है तो हम उसे क्या बोलेंगे, युवक बोलेंगे, या युवा बोला जाएगा। यानी कम उम्र के व्यक्ति को क्या बोला जाता है, युवक या युवा बोला जाएगा। या जीवन के शुरुआती, ठीक है, बता रहे हैं कि युवा और युवक क्या होगा, या तो भैया वो क्या हो, उसकी आयु कम है, युवक उसे बोला जाएगा, या जीवन के शुरुआती हिस्सों में से किशोरावस्था के रूप में परिभाषित करें। जब हम जीवन के किशोरावस्था से युवक होने की स्थिति में जाते हैं उसे को युवा बोला जाता है। यानी जीवन के शुरुआती हिस्से में किशोरावस्था के रूप में जिसे हम परिभाषित करते हैं उसे युवा व युवक बोला जाता है। युवा का मतलब क्या है कि कम उम्र का होना, या जीवन के शुरुआती दिनों में किशोरावस्था के रूप में परिभाषित करने को हम क्या बोलते हैं, युवा, युवक बोलते हैं। आगे देखें, किशोरावस्था को आमतौर पर परिवर्तन के दौर पर जाना जाता है। देखो, किशोरावस्था जो है ना, युवक जो होता है उसमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं, कई प्रकार के चेंजेज होते हैं, उसमें तमाम तरह के विचार आएंगे, तमाम तरह के मत आएंगे, और तमाम तरह की उसकी जो मेंटलिटी होती है युवा की, वह लगातार परिवर्तित और बदलती रहती है। आगे देखिए, जिसमें युवा
वैक्षता के सामाजिक कसौटियों पर जैसे रोजगार मिलने, परिवार शुरू करने, एक पूर्ण और उत्पादक नागरिक के रूप में पहचाने जाने का प्रयास करता है। यानी जो युवा होता है उसमें लगातार परिवर्तन होता है। एक युवा यानी ये कह सकते हैं कि आगे चल करके वह जिम्मेदार नागरिक बनेगा भैया, यानी एक वरिष्ठ नागरिक बनेगा। समाज की जो कसौटियाँ हैं, यानी जो युवाओं में क्या होता है, युवाओं में एक परिवर्तन होता है, वह एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, या उनको रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, घर परिवार चलाते हैं, या एक पूर्ण रूप से नागरिक के रूप में जानने का प्रयास करें। यानी युवक क्या होता है, शुरू में भैया वो नौकरी करेगा, रोजगार, यानी वो धीरे धीरे उसमें जो कह सकते हैं कि उसमें कि बड़े बनने की जो है, या बड़ा या वरिष्ठ या वैक्स नागरिक बनने की, वरिष्ठ नागरिक बनने की धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है। यानी युवा अवस्था हमारी क्या होती है, एक परिवर्तन का दौर है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे जिम्मेदारी लेने लग जाता है, नौकरी करने लग जाता है, घर परिवार को संभालने लग जाता है, ठीक है, शादी ब्याह हो जाता है, बीवी बच्चे भी धीरे धीरे हो जाते हैं। यानी युवा एक प्रकार से होता है, युवा में तमाम तरह के परिवर्तन होते हैं। और युवा का मतलब क्या होता है, जो जिसमें जोश है, जिसमें क्या बोलते हैं, जिसमें हौसला है, जिसमें किसी भी काम करने की उमंग है, वही युवा है। बूढ़ा तो इंसान में तो क्या उमंग रहेगी भैया, बूढ़े इंसान में कुछ नहीं रहती है। लेकिन जो युवा है ना, वह एनर्जी से भरपूर है, क्योंकि वह उसमें परिवर्तन का मतलब यही होता है ना कि भैया वो दुनिया को बदल रखने की ताकत रखता है। युवा का मतलब यह है कि वो किसी भी चीज को बदलने की क्षमता और खुद में अपने अंदर आत्मविश्वास से भरा हुआ जो व्यक्ति है, हम उसे युवा कह सकते हैं। जिसमें से दौड़ करके सेना को नौकरी निकालने की जज्बा है, और जिसको यूपीएससी पास करने की और तमाम तरह की कठिनाइयों का चुटकियों में या कह सकते समाधान करने की जो मादा रखता है, हम उसे युवा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर आप देखोगे, संयुक्त राष्ट्र 15 से 24 वर्ष के युवा वर्ग के व्यक्तियों के रूप में यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है वो कहता है कि भैया 15 साल से जो 24 साल की जिसकी उम्र है वह युवा है। 15 साल से 24 साल के जो व्यक्ति हैं वो युवा हैं। लेकिन आज हमारे देश में देखोगे तो युवा का मतलब ये समझ लो भैया, जो एनर्जी से भरपूर है, जो ऊर्जा से भरपूर है, जिसमें हर एक मुश्किल काम को करने की क्षमता और जज्बा है, हम उसे युवा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र क्या है, एक पैमाना उसने बनाया है कि भैया 15 से 24 साल का जो आदमी है, हम उसको युवा के रूप में मानेंगे, परिभाषित किया गया। आगे देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था में उन व्यक्तियों का समावेश होता है जो 10 से 19 वर्ष, यानी जो विश्व स्वास्थ्य यानी WHO क्या कहता है भैया कि 10 साल से जो 19 साल के बच्चे हैं हम उनको क्या बोलेंगे, किशोर बोलेंगे, ठीक है, किशोरावस्था बोला जाता है। 15 से 24 आयु वाले व्यक्तियों को युवा के रूप में चिन्ह, यानी 15 से 24 वर्ष के जो युवा व्यक्ति हैं उनको युवा के रूप में बताया गया है। कौन बताता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है, ठीक है। इस तरह से उन दोनों युवा समूहों में 10 से 24 वर्ष के आयु को समाहित में युवा, यानी कह रहे हैं कि 10 से 24 वर्ष के बच्चों को हम युवा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी युवा का मतलब है जिसमें परिवर्तन का दौर है, चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे सांस्कृतिक परिवर्तन हो। ज़्यादातर तो युवाओं में शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, किसी भी काम करने का उनमें जज्बा रहेगा, हौसला रहेगा, उमंग रहेगा, उनको कभी भी भैया थकान नहीं लगेगी, कभी भी थकान नहीं लगेगी, कभी भी कमजोरी नहीं लगेगी, हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, युवा आबादी 15 से 29 आयु के वर्ग के व्यक्तियों के तौर पर है। इन्हें युवा आबादी हम किसको बोलते हैं भैया, जिसकी आयु 15 साल से लेकर के 29 साल तक है, उसको हम युवा आबादी के तौर पर कह सकते हैं, परिभाषित की जाती है। यह नीति युवाओं के आयु की लचीली प्रवृत्ति को रेखांकित करती है, यानी जो बताते हैं कि 15 से 29 साल के लोगों को हम युवा बोलेंगे या युवा कहा जा सकता है। यह जो प्रवृत्ति है ये क्या थोड़ी लचीली है, यानी कह सकते हैं कि हम इस प्रवृत्ति को माना जा रहा है। मुख्य तौर से आयु समूह को सूचित करता है जब कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा पूरी करता है, रोजगार लायक बनता है और नौकरी करने के लायक। यानी मुख्य रूप से अगर बात करें, जो आयु समूह बताया गया कि हम इसको युवा बोलेंगे या युवा कहा जाएगा, युवा उसको कहा जाएगा जब कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा यानी
कम से कम पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत भैया पूरी कर ले और उसको रोजगार के लायक हो जाए, यानी कम से कम वह अपने घर का पालन पोषण कर सकता है, या वह नौकरी पाने की उनमें क्षमता का विकास हो जाए, या वह नौकरी करने लगे। जब कोई अपनी शिक्षा को औपचारिक यानी जो प्राइमरी एजुकेशन या कह सकते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन है उसको कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ जाए भैया, और कम से कम रोजगार पाने लायक हो और वह नौकरी करने लग जाए, तो हम उसको युवा के रूप में कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा कैसे बोल रहे हैं। इसी प्रकार युवाओं की आयु संबंधी परिभाषाओं में भिन्नता है, यानी युवा कितना साल का होगा इसको हर उम्र बताए। कोई बताएगा भैया 10 से 24 को युवा बोलेंगे, कोई बताएगा 15 साल से 24 को युवा बता रहा, कोई 15 से 29 को युवा बता रहा, यानी युवाओं की आयु को लेकर के यानी उम्र के अनुसार जो युवा को बताया जाता है इतने साल से इतने साल तक के युवा हैं, इसको लेकर के कई प्रकार की भिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग लोग बताते हैं। कोई कुछ बताएगा, संयुक्त राष्ट्र कुछ बताएगा, WTO कुछ बताएगा, यानी सभी लोग अलग अलग चीजों को बताते हैं कि युवा की परिभाषाओं को, यानी आयु के आधार पर युवाओं की जो परिभाषा है वह अलग अलग है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जीवन का वह दौर जब कोई बचपन में समाज पर अपनी निर्भरता की वैक्सता की स्वतंत्र दौर पर अग्रसर होता है, यानी कह रहे हैं कि युवा का मतलब है भैया जो जीवन के शुरुआती दौर में ना बचपन से समाज की ओर जाता है, खुद स्वयं भी आत्मनिर्भर होता है और स्वतंत्रता की दौर में अग्रसर होता है। यानी धीरे धीरे युवा क्या है कह सकते हो कि जिसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, या वो क्या कहता है कि शुरुआती दौर से क्या होता है अब धीरे धीरे वह बड़ा होता जाएगा और अपने आत्मनिर्भर होता जाएगा तथा वह जिम्मेदारियों को लेता जाएगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पहचानेगा और एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। यानी युवा कौन है जो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को पहचानता जाएगा और आत्मनिर्भर होता जाएगा, यानी अब घर वालों से पैसे नहीं लेगा। यानी युवा कौन है जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता चला जाता है और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पहले छोटा बच्चा जो किशोर है तो उसको मम्मी पापा बोलेंगे बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, कैसे जाओ वैसे जाओ, लेकिन जब युवा अवस्था में बच्चा आता है तो माँ बाप धीरे धीरे उसको जो पहले रोकते थे टोकते थे कम रोकते टोकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है अब वह बड़ा हो गया है, अब उसको हर बात पे बार बार टोकना जरूरी नहीं है। यानी जब युवा कह सकते हो कि जब स्वतंत्र होने लग जाए, धीरे धीरे जब उसकी सामाजिक स्वतंत्रता होने लग जाए या सामाजिक रूप से वो आत्मनिर्भर हो जाए। पहले जो बच्चा होता भैया मम्मी से पापा से पैसे दे दो, ये लाना वो लाना है, धीरे धीरे वो आत्मनिर्भर हो जाए, थोड़ा बहुत कमाने धमाने लग जाए, या कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे जब स्वतंत्रता होने यानी जब युवा को सामाजिक स्वतंत्रता कह सकते हैं और सामाजिक निर्भरता जब बढ़ती है तो वह कोई भी बच्चा होगा युवा होने की कैटेगरी में प्रस्थान कर जाता है या आगे रहेगा। युवा अवस्था शब्द का इस्तेमाल कई बार किशोरावस्था तो कई बार वैक्सता के रूप में किया जाता है। यानी युवा अवस्था का जो शब्द का प्रयोग है वह किशोरावस्था और कई बार वैक्सता को लेकर के किया जाता है। हालांकि युवा और वैक्स के बीच काफ़ी अंतर है, जैसा कि नीचे। यानी युवा और जो बड़े लोग होते हैं वैक्स जो होते हैं उनके बीच क्या है काफ़ी बड़ा अंतर है। यानी जो युवा है ना, युवा का मतलब ये समझ लो भैया 15 से लेकर के 27-28 साल तक युवा है। अगला जो वैक्स है उसका मतलब होता है कि 45-40 साल तक के लोग आते हैं, 40-45 साल के इसमें लोग आते हैं, यहाँ तक आते हैं। उसके बाद तो वृद्धा लोग आते हैं, बूढ़े आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे युवा और वैक्स क्या होते हैं। इस तालिका को देखिए, युवा किसे माना जाता है। सबसे पहले हम युवाओं की बात करें, एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, एक पॉइंट यहाँ से लेंगे। युवा किसे बोलेंगे? युवा उन्हें माना जाता है जो अभी तक वैक्स नहीं हुए। यानी युवा उन्हें माना जाता है भैया जो अभी मान लीजिए कि 15 से 24 साल तक में चल रहे हैं, अभी वो 40-45 आयु को प्राप्त नहीं किए हैं। युवा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किशोरावस्था के चरण से। युवा क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी किशोरावस्था के बाद ही जो अगला चरण है उस चरण को हम कह सकते हैं युवा अवस्था है। ऐसा कोई जिसे बड़ा या परिपक्व माना जाता है। यानी वैक्स किसे माना जाता है? जो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और परिपक्व, यानी कह सकते हैं कि वह उसका सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विकास हो गया है, अब वह बड़ा व्यक्ति बन गया। यानी उसको सोच की बुद्धि से दिमाग से अब उसको किशोर युवा नहीं माना जाता, क्योंकि अब वह क्या हो गया है, उसका जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो विकास है वह लगभग हो चुका है। युवा का मतलब ये होता है कि वह किशोरा अवस्था से अगले चरण में जब आता है तो हम इसको युवा अवस्था बोलते हैं। अगला देखो, युवा अवस्था कुछ बनने की प्रक्रिया में एक चरण के रूप में। यानी युवा अवस्था हम उसको कहते हैं जब व्यक्ति में कुछ ना कुछ बनने की
क्या है, कुछ ना कुछ बनने की रूप देखें, यानी वो उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, उसके मन में कुछ ना कुछ बनने की क्या जिज्ञासा रहेगी, अभिलाषा रहेगी, महत्वाकांक्षा रहेगी। इस चरण की मुख्य पहचान है कुछ बनने की खोज करना। यानी युवा अवस्था में क्या, कोई बोलेगा भैया हम क्रिकेटर बनेंगे, कोई बोलेगा हम डांसर बनेगा, कोई बनेगा कि हम आईएएस बनेंगे, कोई बोलेगा पीसीएस बनेगा, कोई डॉक्टर इंजीनियर। इस प्रकार से उन लोगों के मन में अलग अलग नौकरियां, अलग अलग व्यवसाय या अलग अलग रोजगार करने की उनमें मन में धारणाएं आती हैं। वैक्स के रूप में ऐसी श्रेणी को देखा जाता है जो कुछ बन गया है। यानी युवा को कह सकते हो कि जो अभी नौकरी लेने के ख्वाब पाल रहा है कि हम फलानी नौकरी करेंगे, हम ये करेंगे, हम हीरो बनेंगे, हम हीरोइन बनेंगे, या हम नेता बनेंगे, अभिनेता बनेंगे, या हम क्रिकेट खेलेंगे, हम स्पोर्ट्स में जाएंगे। वो अभी सिर्फ उसके मन में ख्याली पुलाव, भैया हम फला कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन जो वैक्स होता है वह कुछ ना कुछ बन चुका था, यानी वह नौकरी को प्राप्त कर चुका है, यानी वो क्या है, आत्मनिर्भर हो गया, वह कुछ ना कुछ बन गया, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, सारा कुछ ना कुछ। यानी वैक्स क्या होता है, एक ऐसा प्राणी है जो कुछ न कुछ बन गया है या किसी मंजिल पर पहुंच गया है अथवा उसकी अलग पहचान बन चुकी है। यानी जब किसी की अलग पहचान बन जाती है, जब वह कुछ बन जाता है, उसे वैक्स बोला जाएगा। अगला देखो, युवाओं को शक्तिहीन और कमजोर माना जाता है। यानी जो युवाओं को क्या माना जाता है, शक्तिहीन और कमजोर माना जाएगा, क्योंकि अभी तक वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर हैं, या अभी पूरी तरीके से वो आत्मनिर्भर नहीं बने हैं। वह बड़े पैमाने पर अपने परिवार और समाज के दबाव का सामना, यानी युवा जो रहते हैं उनको परिवार वाले जैसे कहते हैं उनको वैसा काम करना पड़ता है, या समाज के जो लोग, सोसाइटी के लोग हैं, जैसे उनको बताएंगे वह वैसे काम करते रहते हैं। कई समाजों में उनके जीवन से संबंधित निर्णय युवाओं की भागीदारी, जैसे युवा को मान लीजिए युवा वो है, यानी उसको कहाँ पढ़ना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें घर वाले बताएंगे, बेटा तुमको फलाने कॉलेज में जाना है, तुमको वहाँ पढ़ाई करनी है, नहीं बेटा तुमको ये खाना चाहिए, बेटा नहीं तुमको ये नहीं। यानी युवा वो होता है जिसकी कई सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निर्णय दूसरे लोग, यानी युवा के जो फैसले हैं अभी दूसरे ही लेते रहते हैं, यानी उसके मम्मी पापा, समाज जो हमारा नात रिश्तेदार होते हैं, युवाओं के फैसले वही लेते हैं। लेकिन जो वैक्स होता है वह पूरी तरीके से शक्तिशाली है, वह स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट है। युवा वैक्स क्या होता है कि जो सारे फैसले स्वयं अपने लेता है, वो स्वतंत्र है, अब वह किसी के अधीन नहीं है, यानी वो क्या है, आत्मनिर्भर हो चुका है, अब वो रुपए पैसे कमाता है, उसके बीवी बच्चे हैं। यानी जिस वैक्स को है, जिसको परिवार की सारी जिम्मेदारियां खुद है, अब उसके जीवन के जो भी निर्णय होता है वह स्वयं लेने लग जाता है, यानी जो स्वतंत्र लेने, यानी स्वतंत्र निष्पक्ष हो जाता है, नहीं वो हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, युवा को कम जिम्मेदार माना जाता है। यानी माना जाता है भैया जैसे नौजवान 18-19 साल का 20 साल का लड़का रहता है, अरे बच्चा है कोई बात नहीं, अभी जिम्मेदारी कहाँ ले पाएगा, अभी हमारा तो बच्चा है, ऐसे बोलते हैं ना। यानी युवाओं को कम जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। युवाओं के बारे में लोकप्रिय धारणा यह है कि उनका व्यवहार जोखिमपूर्ण होता है। यानी युवा जो होते हैं जोश जोश में कुछ भी कर जाते हैं, अरे कुछ उठाना होगा, अलमारी 150 किलो 80 किलो की है, जोश जोश में अलमारी उठा लेगा, वो देखेगा नहीं। यानी युवाओं में क्या होता है, एक प्रकार का जोश हो जाता है, यानी भैया थोड़ा सा बात हो जाएगा लड़ाई कर लेंगे, इस ऐसे। यानी युवा क्या होता है, युवाओं में लोग वो कोई भी जोखिम पूर्ण कर लेता है, यानी कोई भी काम होगा, वो काम नहीं भी होगा तो उसका भी जिम्मे ले लेगा, नहीं हम कर लेंगे, नहीं तुम मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हमारे हम कर लेंगे, हम थोड़ी ऐसे बोलता है ना। युवा जैसे बोलता है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा तुमको एक काम करना है, तुम नहीं कर पाओगे, बाद में करवाना, मैं किसी से नहीं ऐसे कैसे होगा, हम खुद कर लेंगे, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो वही युवा जो होता है उसमें धारणा है कि वह जोखिम पूर्ण काम करता है, यानी जिसमें रिस्क, यही तो मैं बताता हूँ। युवा जो अवस्था भैया उसमें जोश है, उमंग है, उत्साह है, और वो कोई भी काम करने से मना नहीं करेगा, यानी वो उसमें इतना जोश रहता है, इतना उमंग रहता है, इतना उत्साह रहता है कि कभी भी जिसमें भी अगर उसको लगता है कि उसको खतरा है तो वह खतरा मोल लेगा। यानी युवा अवस्था है जो खतरा मोल लेती है, लेकिन वैक्स अवस्था है जो सोचती है नहीं अगर खतरा दिखाई देगा तो भाग जाएगा, वो नहीं लेगा। यानी जो खतरों के खिलाड़ी आप इनको कह सकते हैं। युवा क्या है, जो खतरे मोल ले सकता है, या कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य, यानी जो जोखिमपूर्ण कार्य करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटता है, हम उसे युवा कह सकते हैं, ठीक है। और वह इसलिए अधिक जोखिम से भरे व्यवहारों में शामिल। युवाओं की छवि विद्रोही होती है, यानी नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, विद्रोही छवि यही है।
ये क्या बना रखा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। यानी युवा जो होता है एक प्रकार सा विद्रोही होता है, यानी वह घर के लोगों के खिलाफ बगावत कर सकता है, समाज के खिलाफ। यानी जब उसके मन का कोई कार्य नहीं होगा तो युवा क्या करेगा भैया, विद्रोही हो सकता है, बगावत कर सकता है, मम्मी की बात नहीं मानेगा, पापा की बात नहीं मानेगा, दादा दादी की। अगर उसके मन का नहीं है, हमको बाइक चाहिए तो अभी चाहिए, हम हमारे जन्मदिन पर चाहिए, मिलेगी नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, ये युवा है। ठीक है, इसी प्रकार से युवाओं के बारे में युवा क्या है, हमको कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए, हम साइकिल से नहीं जाएंगे, हमारी जिद है, ये युवा है, ये युवा है, ऐसे ही बात करेगा। ठीक है, यानी वो क्या है, विद्रोही बन जाएगा। नहीं नहीं हमको कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए, हाँ कंप्यूटर के बिना हमारा काम। युवा क्या होगा, नहीं हमको मोबाइल चाहिए, मोबाइल, हमारे सारे फ्रेंड एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं, ये बटन वाला, स्क्रीन वाला, बटन वाला मोबाइल लेकर के कॉलेज नहीं जाएंगे। ये कौन है, युवा है। इस प्रकार से जो बोलता है वो युवा बोलेगा। यानी युवा जो होता है उसमें थोड़ी विद्रोही यानी एग्रेसिव वो रहेगा, एग्रेसिव पर्सन दिखाई देगा। देखो वैक्सों को जिम्मेदार माना जाता है, वो जिम्मेदार होता भैया, बड़ा हो गया, नौकरी चाकरी करता है, जिम्मेदारी के साथ थोड़ा मोटा मिलेगा काम चला लेगा, टूटा फूटा मोबाइल भी यूज कर लेगा, यानी जो जिम्मेदार बन गया। यानी वैक्स क्या होता है, जिम्मेदार माना जाता है, जिम्मेदार पद पर वो भूमिका निभाता, एक पिता के रूप में, ठीक है, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, और एक भाई के रूप में, और एक कह सकते हैं कि ये सारी भूमिकाओं को जब वो निभाने लग जाता है तो सैक्रिफाइस करने लग जाता है, कम चीज़ों में भी अपना जीवन निर्वाह करता है, ये यानी क्या होगा, जिम्मेदार हो जाएगा। एक वैक्स के बारे में लोकप्रिय धारणा है कि वह नपातुला और सावधानीपूर्ण व्यवहार करेगा। यानी वैक्स होता है भैया नपातुला व्यवहार करेगा, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अरे बेटा उधर क्या करेगा, जो वैक्स बन जाएगा, यानी जो बड़े जैसे 40-50 साल का आदमी रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, जाने दो झगड़ा मत करो, ऐसी बात करेंगे। ठीक है, कहीं पर मान लो कोई 18 साल का लड़का है और आप सामने 40 साल का कोई 50-45 साल का व्यक्ति है, ठीक है, तो उस लड़के की साइकिल, माने कि जो 18 साल का लड़का है उसकी साइकिल और 45 साल वाला साइकिल टकरा गई, तो जो युवा होगा ना, जो उसमें अरे तुम कैसे साइकिल ठोक दिया हमारी, तो जो 40-45 साल का, कोई बात नहीं भाई, गलती होगी। यानी जो वैक्स पुरुष होते हैं 40-45 साल के जो व्यक्ति होगा, उसमें जो होगा वह नपातुला व्यवहार करेगा। मान लीजिए कोई वैक्स है, उसको मान लीजिए उसको कहीं जाना है, उसको बाइक की ज़रूरत है, तो अगर बाइक उसको नहीं मिलेगी तो संतोष कर लेगा, कोई बात नहीं हम पैदल चले जाएंगे, चले। लेकिन जो युवा 18-19 साल होगा, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम साइकिल से नहीं जाएंगे, हम पैदल नहीं जाएंगे, तो हमको बाइक चाहिए तो चाहिए। यानी जो 40 से 45 वाला जो व्यक्ति है, यानी वैक्सों को अगर बात करें, वो क्या होता है, वो नपातुला व्यवहार करेगा, यानी वो सैक्रिफाइस, यानी वह नपातुला व्यवहार, यानी कम चीज़ों में या कम पैसों में या कम सुविधाओं में भी अपना जीवन चलाने का प्रयास करेगा। ठीक है, आगे देखिए, युवाओं में नए अनुभवों के खुले प्रतिमान होते हैं। यानी जो युवा होता है उसमें नए नए खुला प्रतिमान और रचनात्मक विचार होते हैं। युवा जो होते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, इधर कर देंगे, वो कर देंगे, इस प्रकार के यानी रचनात्मक विचार होते हैं। यानी नए नए चीज़ें, नए नए काम को करने में उनमें जोश होगा, उमंग होगा। अरे बनेंगे तो हम हीरो बनेंगे, हीरो से हम तो हीरो लगते हैं। इस प्रकार से युवा के विचार यही हैं। युवा कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, मैं आपको थोड़ा उनके कैसे युवा बात करते हैं तो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप सब लोग ना अच्छी चीज़ों से समझ सको कि युवा कैसे है, उसका एग्रेशन कैसे है, बात कैसे करता है। ठीक है, युवाओं में अगर देखोगे तो खुलापन बहुत ज़्यादा भैया, वो कि माइंडसेट खुला है, यानी कोई भी काम होगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पैसे का कोई झंझट नहीं है, हो जाएगा, दोस्ती से रिश्ता है, अरे कुछ पैसे की जरूरत है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यानी वो क्या होगा, उसमें खुलापन है। युवा क्या है, नई चीज़ सीखने वाला है। युवा कौन है, रिस्क लेने वाला है। युवा कौन है, जो किसी भी काम में जज्बा है, उमंग उत्साह के साथ काम करते हैं। उसको काम आता भी नहीं है, लेकिन वो जज्बे के साथ बोलेगा कि नहीं अरे हमें को तो सब आता है। ठीक है, इस प्रकार यानी वो क्या है, रचनात्मक विचार रखते हैं, नए नए विचार, नए नए चीज़ों को सीखने के, नए काम है, नया काम सीखना, नई चीज़ सीखनी है, नई जानकारी लेनी, तो युवा जो उसमें उत्साह उमंग के साथ करेगा। अब देखो, वैक्सों को आमतौर पर विपरीत माना जाता है। युवाओं की तुलना में उनकी विचार शैली कम लचीली होती है, यानी वो थोड़ा शांत स्वभाव का होता है, शांत हो जाता है, ज़्यादा निर्धारित समझी जाती है। यानी जो वैक्स होगा 40-45 साल का भैया व्यक्ति हो गया तो क्या होगा, थोड़ा ठंडा पड़ जाता है ना। कहने का मेरा मतलब है कि वो थोड़ा लचीला हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर मान लो तो कहीं से किसी ने उसको बोल दिया कि नहीं ये काम तो नहीं हो पाएगा, कल आ जाना, ठीक है कल आ जाएंगे, लेकिन युवा रहेगा नहीं कल नहीं आ गया, आज ही करके दो हमारा काम, युवा बोलेगा। ठीक है, अगर एक युवा गया है, 18-19 साल का लड़का किसी दुकान पर गया है और 40-45 साल का वैक्स पुरुष गया है, ठीक है,
तो युवा को बोला कि भैया आ जाओ, सामान नहीं है। नहीं नहीं, हमको अभी सामान चाहिए, हमें बहुत ज़रूरत है, हम जाएंगे नहीं, हम सामान अभी ला करके दो। ठीक है, वो जो दूसरा वैक्स पुरुष 40-45 साल वाला जो, ठीक है कोई बात नहीं, उसको बोलेंगे अगर भाई सामान नहीं है तो क्या बोलेगा, ठीक है कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे, कल लेकर। ये वैक्स पुरुष है। युवा इस प्रकार का जो नहीं नहीं हमें अभी चाहिए, हम जाएंगे नहीं, पैसा देते हैं, ये तमाम तरह बातें वो करेगा। यानी इसमें क्या है, स्वभाव में परिवर्तन आता है। युवा का स्वभाव और वैक्स पुरुष का जो स्वभाव है उसमें काफ़ी परिवर्तन या डिफरेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, युवाओं को दूसरे पर निर्भर और अल्पज्ञानी समझा जाता है। यानी युवा क्या है भैया, दूसरों पर निर्भर है, मम्मी पापा से पैसे लेते हैं, तब बाइक में तेल डलवा के कॉलेज जाते हैं, युवा हैं। और अल्पज्ञानी, नॉलेज कम रहती है, फिर बातें बड़ी बड़ी करेगा, युवा ये युवा है। ठीक है, यानी दूसरों पर निर्भर, मम्मी पापा यानी घर वालों पर आर्थिक रूप से युवा निर्भर रहता है, ज्ञान उसको कम रहता है, लेकिन लंबी लंबी बातें करने वाले होते हैं युवा, युवा है। ठीक है, अल्पज्ञानी उनको, क्योंकि अभी भाई 20-22 साल का लड़का क्या जानता है, तो 20-22-24 साल के जो लड़के हैं उनको हम युवा मानते, युवा की श्रेणी में आते हैं। अल्पज्ञानी समझा जाता है, यानी उनको, अल्पज्ञानी का मतलब अभी उनको सामाजिक जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, यानी अभी वो जिम्मेदारियों को नहीं पहचान पाते हैं, बल्कि वो अल्पज्ञानी यानी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। देखो, भावनाओं को, रिश्तों को अभी कम समझ पाते हैं, जिस तरह उनके पापा मम्मी रिश्तों को समझते हैं या रिश्तों को जोड़ना, युवा अभी उस प्रकार से समझ नहीं पा रहा। लेकिन धीरे धीरे जैसे भी वह वैक्स पुरुष बनेंगे, वैसे वैसे उनमें भी सारी चीज़ों वह समझने लग जाएगा। देखो, वैक्सों को स्वतंत्र और अधिक जानकार माना है, यानी वैक्स जो का वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, तथा उन्हें अधिक समझदार माना जाता है। भाई 40-45 साल का जब व्यक्ति हो जाता है तो बहुत समझदार हो जाता है। यानी युवा और ये तो आपको काफी मैंने डिफरेंस बता दिया और एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। तो आप जब अपने एग्जाम में इसको लिखना ना, तो एग्जाम्पल के साथ बताना। ये मैं इसलिए बार बार, जैसे कई बार जैसे लाइन मैंने पढ़ा तो वैसे मैंने रिएक्ट करके बताया युवा कैसे बोलता है, तो युवा का स्वभाव कैसे है, और जो दूसरा जो हमारा 40-45 साल व्यक्ति जिसको वैक्स बोलते हैं वो कैसे बोलता है, वो उसका कैसे नेचर होता है, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आगे चलते ही देखते हैं क्या है। युवाओं को कई प्रकार के दृष्टिकोणों से माना और समझा जाता है। यानी युवाओं को हम कई प्रकार के, युवाओं को अगर हमें समझना है तो उसके लिए कई सारे दृष्टिकोण हैं और कई सारी चीज़ों से हम समझ सकते हैं। कुछ लोग युवाओं के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो युवाओं के प्रति बहुत ही सकारात्मक विचार रखते हैं। उन्हें ऐसे मानव संसाधन के रूप में जो समाज में विकास, यानी युवाओं को सकारात्मक के रूप में देखा जाता है और समझा जाता है मानव संसाधन जो हमारे उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारे समाज में विकास के लिए तथा वर्तमान तथा भविष्य में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं युवा जो है हमारे समाज के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन के रूप में है, जो हमारे फ्यूचर में, भविष्य में और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार लाभकारी कार्यबल सुसज्जित करने में जो भारत के आर्थिक विकास में अस्थायी योगदान दे सकता है। यानी युवा क्या है, भारत के आर्थिक विकास में क्या दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे सकता है। युवाओं पर बहुत अधिक निवेश किया जाता है। अगर बात करें तो कोई भी सरकार हो भैया, युवाओं पर सबसे ज़्यादा निवेश करती है, क्योंकि वह किसी भी देश का क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। बोला नहीं जाता युवा ही है तो ठीक है, यानी युवाओं को ही देश का भविष्य माना जाता है। हमारी कोई भी सरकारें होती युवाओं पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, ताकि क्योंकि उन्हीं के द्वारा आगे चलकर वही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वही पूरे देश को संभालेंगे और किसी देश की भावी पीढ़ी जो युवा है वही उसकी संपत्ति होते हैं। इसीलिए उन पर जो सरकारें होती है ज़्यादा से ज़्यादा निवेश का मतलब पैसे खर्च करना। घर वाले भी अपने 20-22 साल का लड़का उस पर निवेश करेंगे, सरकारें भी 20-22 साल के युवा तो उन पर निवेश करते हैं। जो चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी राष्ट्र हो, चाहे हमारी सरकारें हो, वो सभी युवाओं पर क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कई ऐसे संगठन कार्यक्रम हैं जिसे राष्ट्रीय सेवा योजना या स्काउट एंड गाइड है, नेहरू युवा संगठन केंद्र है, राष्ट्रीय युवा कोर है, युवा एवं किशोर विकास परिषद है। इस प्रकार से कई सारे, जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्था है, युवा विकास केंद्र है। यानी अगर बात करें जो हमारी सरकारें हैं, घर परिवार को हमारे जो संगठन है वो क्या करते हैं, कई प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम बना रखे हैं, कई प्रकार के लिए युवाओं के लिए योजनाएं बना रखे हैं, ताकि युवाओं को वह संगठित कर सकें, मजबूत बना सकें और वह आगे चल करके राष्ट्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसलिए सरकारें भी युवाओं पर बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं और बहुत ज़्यादा अपना ध्यान उन्होंने केंद्रित किया है। आगे देखेंगे,
दूसरी तरफ युवाओं को परिवर्तन के एक समस्याग्रस्त चरण में भी देखा है, यानी युवाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसको समस्या के रूप में भी देखा गया है। यदि हम पूरे मानव काल को पर विचार करें तो उनके स्वयं के साथ साथ समाज की जरूरतें और अपेक्षाओं की दृष्टि से उनका विकासात्मक और युवा अवस्था के वर्ग में जितनी विविधता नहीं है। अगर बात करें कि अगर जो युवा अवस्था है ना, उसमें बहुत ज़्यादा विविधता है, उसके विचार हैं, जो मन है, वो लगातार परिवर्तित होते रहता है युवा का, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ कहेगा। यानी युवा के जो विचार हैं, यानी युवा जो है वह समाज की अगर दृष्टि से बात करें तो वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी युवा की जैसे सोच, जैसे हमारे देश के युवा होंगे वैसे हमारा देश बन जाएगा, जैसे हमारे युवाओं की सोच होगी वैसे हमारे देश की थिंकिंग या विचारधारा बन। यानी युवाओं पर कह सकते हैं कि विविधता बहुत ज़्यादा है, यानी भिन्नता बहुत ज़्यादा उनकी सोच में, विचार में, क्षमताओं में बहुत ज़्यादा भैया वैरायटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है। ठीक है, अतः इसे एक ही समय में राष्ट्र के लिए चुनौती की एक और संसाधन, यानी कह सकते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा चुनौती है कि अपने युवाओं को बेहतर रखें, युवा भैया करप्ट ना हो, युवा भ्रष्ट ना हो, युवा कहीं पढ़ाई से छूट जाए, युवा कहीं उनके गलत काम में न जाए। हर राष्ट्र के लिए युवा बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा उनके सही रास्ते पर चलें, सही कामों को सीखें, अपनी जिम्मेदारियों को आगे लें, यानी वो किसी गलत काम में या गलत व्यवहार में भैया नशे पत्ते ना करने लगे, जुआ उआ ना खेलना लगे, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार ना करें। यानी युवाओं को सही रूप से हमें समझना पड़ेगा और युवाओं के एक संसाधन को है। अगर किसी भी राष्ट्र के लिए जो है वह चुनौती इसलिए बने रहते, क्या पता उनका जो युवा है, जो देश का युवा है, वह परिवार के रूप में लड़का कहीं खराब ना निकल जाए, इसके लिए भी घर वालों को हमेशा सजग। देखो, घर वाले के लिए जो युवा है ना, वो एक प्रकार से उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन वही लड़का खराब ना निकल जाए या उसकी गलत संगति ना पड़ जाए या किसी गलत काम ना करने लग जाए। यानी ये चुनौती भरी है। यानी युवाओं को लेकर के युवा एक एसेट्स के रूप में है, यानी युवा हमारे संसाधन के रूप में है, और युवा क्या है, किसी भी देश की उम्मीद है, आकांक्षा और विश्वास है। इसीलिए युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि हम अपने युवाओं को अच्छे काम कैसे सिखाएं ताकि वह आगे चल करके बेहतर नागरिक बन सके। यह एक चुनौती भरा काम है। यानी हमारे युवा किसी गलत रास्ते पर ना जाएं, किसी गलत काम को ना करें, ऐसे इन चीज़ों से रोकना हमारे लिए चुनौती भरा काम है, किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती भरा काम माना जा रहा है। इसके चलते यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन्हें मूल्यवान संसाधन पर ध्यान दें। यानी हमें युवाओं जैसे जो हमारे युवा क्या हैं, यानी बोला जाता है ना, युवा ही किसी देश की सबसे बड़े संसाधन है, उनको बड़े संसाधन के रूप में समझा जाना चाहिए, उन पर ही हमको सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। यानी युवाओं पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की क्या है, हमें ज़रूरत है। जैसा आप नीचे दिए गए बॉक्स में देख सकते हैं, युवाओं को अलग अलग पहलुओं से देखा जा सकता है। युवाओं को कौन कौन से पहलुओं से देखा जा सकता है? युवा जनसंख्या की लाभांश के रूप में। आगे चलकर जो युवा होंगे वही हमारी जनसंख्या को बढ़ाएंगे या हमारे राष्ट्र को प्रबल बनाएंगे। युवा पारितोष विकास के लिए, यानी युवा जो होंगे आगे देश के विकास में और जिम्मेदार बनेंगे। युवा ऐसे परिवर्तन काल के रूप में है जब समसामयिक मूल्य और नैतिक को रोपित किए जाते हैं। यानी युवाओं का एक ऐसा टाइम पीरियड है जब उनमें समाज को लेकर के कई प्रकार की धारणाएं विकसित होती हैं और समाज में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार होते रहते हैं। युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि, यानी युवा क्या होते हैं? परिवर्तन। अगर देश में कोई परिवर्तन लाना है या समाज में कोई परिवर्तन लाना है तो युवा उसके प्रतिनिधि आगे चल करके बनेंगे। अगला, युवा एक चुनौती के रूप में। भैया युवा चुनौती के रूप में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वह सही रास्ते पर रहें, अच्छी चीज़ों को सीखें, गलत कामों में न जाएं। यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम है, उसको हम युवाओं को अपने सही रास्ते पर ले जाना किसी भी राष्ट्र के लिए चुनौती बड़ा काम हो रहा है। अगला, युवा अवैक्स के रूप में, यानी आगे चलकर जो युवा होंगे वही हमारे देश के नागरिक बनेंगे और वरिष्ठ नागरिक बनेंगे और एक वैक्स के रूप में होंगे, यानी उनको भी एक सही रास्ता पर जाना है। युवा जोखिमपूर्ण व्यवहार के रूप में, यानी युवा क्या करते हैं, बहुत कई बार खतरनाक व्यवहार करते हैं या एग्रेसिव बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके रूप में भी हैं। युवा समस्या के रूप में, यानी युवाओं को हम समस्या के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि युवा को हमें सही चीज़ें, अगर हमारा युवा सही रास्ते पर नहीं जाएगा तो हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। जैसे किसी देश का, किसी घर का कोई परिवार का कोई लड़का जो युवा है, उसका युवा है, अगर वह गलत रास्ते पर चला जाता है, मान लीजिए धूम्रपान करने, शराब पीने लग जाता है, नशे करने लग जाता है, तो उस घर का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और देश के या राष्ट्र के युवा नशा करने लग जाएं, पढ़ाई ना करें, गलत कामों में लग जाएंगे तो वहाँ भी एक समस्या के रूप में आगे चल करके खड़े हो जाएंगे। यानी युवाओं के इस रूप में हम समझ सकते हैं, युवा इस प्रकार से हम उनको जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये लगभग हमारा पूरा हो गया है जो मैंने आपको बताना था। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं के संदर्भ में युवा का अर्थ क्या है। देखो, सामाजिक, सांस्कृतिक
आर्थिक और कानूनी पहलुओं के संदर्भ में युवाओं के अर्थ को जानेंगे। देखो यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। युवा केवल एक उम्र से संबंधित नहीं है, एक चरण नहीं, यानी युवा कोई उम्र से नहीं युवाओं की उम्र से नहीं, युवाओं को उम्र से नहीं या किसी संबंधित एज ग्रुप से नहीं है। युवा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों के द्वारा एक निर्माण होती, यानी युवा में सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन भी होता रहता है। ये नहीं कि 25 से और 15 से 24 वालों को आपने युवा मान लिया है, बल्कि युवा उसे भी कह सकते हैं जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कई बदलाव भी होते रहते हैं। स्कूली शिक्षा, परिवार, रोजगार, संभावनाएं, वैश्वीकरण, तकनीकी इन सभी युवाओं के अनुभवों को प्रभावित करने में योगदान देते हैं। यानी युवा जो होते हैं उसमें उनकी एजुकेशन है कैसी रही है वो भी युवाओं को प्रभावित करेगी, या उनका माइंडसेट या उनका स्वभाव बदलने में यानी उनके प्रभाव डालेगी। परिवार, यानी परिवार भी युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। उनका व्यवहार कैसे होगा, वो जिम्मेदारी कैसे लेंगे, आगे चल करके एक नागरिक कैसे बनेंगे, परिवार भी उसमें रिस्पॉन्स। रोजगार की संभावना, यानी रोजगार जो होता है वह भी युवाओं को बनाने में, निखारने में या उनको जीवन को बेहतर बनाने में एक संभावना है। वैश्वीकरण और तकनीकी, यानी नई नई तकनीकी जो वैश्वीकरण है वह भी युवाओं के को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यानी सिर्फ एज ग्रुप ही नहीं, बल्कि अगर हम बोलें तो स्कूली शिक्षा, परिवार, रोजगार, वैश्वीकरण और टेक्नोलॉजी जो होती है वह युवाओं को प्रभावित करने में या युवाओं को बनाने में या युवाओं के अर्थ को समझाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। दुनिया भर में जैविक उम्र के हिसाब से सारे युवा यद्यपि एक जैसे हैं, यानी जैविक, यानी अगर बात करें कि उम्र के आधार पर अगर बोलोगे जैविक, यानी लड़का लड़की आधार पर अगर बोलें तो जो युवा है, ठीक है, एक जैविक आधार पर अगर हम देखें, युवाओं को देखें तो वह एक जैसे हैं पूरी दुनिया के, फिर भी अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं एक दूसरे से अलग। यानी देखो हर देश में अगर हर युवाओं को अगर देखोगे तो उनका सामाजिक आधार, राजनीतिक आधार, सांस्कृतिक आधार और कानूनी पहलुओं में जो युवा है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जैविक रूप से या उम्र के लिहाज से वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, इस खंड में हम युवाओं को विशेष रूप से आर्थिक संदर्भ में युवाओं को देखेंगे, यानी हमारा आर्थिक यानी संदर्भ में युवा कैसा है, सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी हम युवाओं को जानने की या समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो हमारा रहेगा पॉइंट फर्स्ट देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है। युवा अवस्था सिर्फ उम्र से संबंधित नहीं है, यानी युवाओं को हम सिर्फ उम्र से नहीं कह सकते कि उम्र से ही नहीं जाना जा सकता है, बल्कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी युवाओं को जाना या समझा जा सकता है। ठीक है, उम्र एक जैविक सच्चाई को बताती है, यानी उम्र जो है बताती है भैया इस उम्र से इस उम्र तक के युवा हैं। ठीक है, हालांकि उम्र और उम्रदराज होना या परिपक्व होने का अर्थ अनुभव, समाज और संस्कृति और ऐतिहासिक समय क्रम में प्रभावित करता है जिसे हम रहते हैं। इसी प्रकार जो युवाओं का संदर्भ है सामाजिक सांस्कृतिक रूप में निर्मित होता है, यानी युवा जो है वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी हमें युवाओं को समझना होगा, यानी युवाओं पर जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। यानी जब युवा कौन है, जब वह धीरे धीरे समाज में ढलने लग जाएं या समाज को समझने लग जाएं या खुद को सामाजिक या सोशल बनाने लग जाएं या अपनी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर को पहचानने लग जाएं, उसको भी वैसे अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है किसी में तो हम उसे भी युवा के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि युवा मनोविज्ञान में जो मान्यता है, यानी विकासात्मक मनोविज्ञान में वर्णन किया गया है, सार्वभौमिक चरण है जो सभी संस्कृतियों में समान है। हालांकि विकास के सभी चरणों में युवा भी संस्कृति से प्रभाव से अलग नहीं, यानी युवा भी जो होते हैं वह भी संस्कृति से और समाज से काफ़ी प्रभावित होते हैं। युवा एक निरंतर बदलती धारणा, यानी युवा क्या है, जिनकी धारणा जो रहती क्या रहती भाई मेरे, वह लगातार बदलती रहती। युवाओं की धारणा क्या है, लगातार बदलती रहती है या उनकी धारणा में परिवर्तन और चेंज होगा। यह समय और स्थान के साथ विकसित, यानी युवाओं में जो धारणा होती है, जो सामाजिक और आर्थिक, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होता है वह प्रभाव अलग नहीं हो करते हैं। युवा एक निरंतर बदलती धारणा है। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ में ऐतिहासिक घटना से यह तय होता कि युवा की परिभाषा समझना विकास किस तरह होगा। इस संदर्भ में देखो युवा जो है उसको सांस्कृतिक रूप में भी हमें समझना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं, युवाओं को हमें सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि युवा जो है वह समाज से भी कई सारे बदलाव आते हैं। समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है, ये भी युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। इससे युवाओं की जो सोच है, जो माइंड सेट है, जो विचार है, वह भी कई प्रकार से फिक्स होते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, युवा भी संस्कृति से प्रभावित अलग नहीं। युवा एक निरंतर बदलती धारणा है, ठीक है, जिसे इस संदर्भ में वेफिन द्वारा प्रस्तुत है कि परिप्रेक्ष्य के रूप में माना के अनुसार विकास के कई कारक हैं। यानी जो युवा है वह विकास के ऐसे कई कारक हैं जिनसे प्रभावित है। यानी डेवलपमेंट या सिद्धांत के रूप में माना जाता है कि विकास में आसपास के परिवेश में कई नियंत्रण हैं, जिसको माइक्रोतंत्र है, पोषोतंत्र है, एक्सोतंत्र है, मोक्रोतंत्र है। माइक्रोतंत्र वह हालत है जिसमें व्यक्ति रहता है, जिसमें व्यक्ति का परिवार, सहकर्मी, स्कूल और आसपास, यानी युवाओं पर जहाँ युवा रहते हैं उनके परिवार कैसे हैं, उनके सहकर्मी कैसे हैं, उसके स्कूल कैसे हैं, आस पड़ोस के कैसे लोग हैं, इससे भी युवाओं पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। माता पिता, हम उम्र साथी, शिक्षक युवाओं के साथ कैसे बातचीत करते हैं, युवाओं को कैसी बातें करते हैं, यानी हमारे युवाओं पर जो प्रभाव पड़ता है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक देखें तो घर परिवार वाले कैसे हैं, मित्र कैसे हैं, सहपाठी कैसे हैं, स्कूल कैसे हैं, दोस्त रिश्तेदार कैसे हैं, इससे भी युवाओं की सोच पर या कह सकते हैं मानसिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मोसोतंत्र के भी संदर्भ में हैं। स्कूल अनुभव कैसे हैं, स्कूल के अनुभव कैसे हैं, धार्मिक अनुभव, यानी युवाओं पर ये भी चीज़ें काफ़ी प्रभाव डालती हैं। उनके स्कूल के अनुभव कैसे हैं, सहपाठी के अनुभव कैसे हैं, धार्मिक अनुभव कैसे हैं, या समाज जो हमारे रीति रिवाज है उनके अनुभव कैसे हैं, यह भी युवाओं के समझने में, और युवा हम उम्र साथियों के अनुभव कैसे हैं, यानी युवाओं के जो हम उम्र साथी हैं वो उनके अनुभव कैसे हैं, यह भी युवाओं को समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके तंत्र में एक्सोतंत्र में सामाजिक संरचना में ऐसे अंतर संबंध है जिसमें व्यक्ति की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, व्यक्ति का बहुत नज़दीकी संबंध। उदाहरण के लिए घर पर किसी युवा का अनुभव उसकी माँ के काम के अनुभव से प्रभावित होता है। माइक्रोतंत्र में यौन संस्कृति समाहित होती है, यानी युवा जो है वह उसकी माँ कैसे काम करती है, या उसके पिता कैसे काम करते हैं, या उसके घर वाले उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, यह भी युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, जो उनकी सोच में, विचार में, थिंकिंग में, विचारधारा में बदलने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सांस्कृतिक मापदंड, प्रथा, रीति रिवाज, आकार कैसे हैं, क्रोनोतंत्र के समय में आसपास की घटनाएं क्या हैं, यानी या जिंदगियां कैसे हैं, यानी युवाओं के आसपास घटनाएं कैसी घट रही हैं, पर्यावरण कैसा है, लोगों की राय कैसे है, लोगों के विचार कैसे हैं, इससे भी युवाओं की जो होती है उसको भी समझा जा सकता है। जब उनकी परिस्थिति में ये सारी चीज़ें परिवेश करती हैं, इससे भी युवा की स्थिति कैसे होगी, युवा कैसे होगा, उसको भी समझा जा सकता है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण से युवाओं को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप, यानी युवाओं को क्या एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, न केवल एक आयु वर्ग के रूप में। यानी युवाओं को हम एक सामाजिक प्रक्रिया और एक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा समझ सकते हैं, ना कि उनको सिर्फ उम्र के आधार पर हम युवा के आधार पर समझा जाएगा। यानी परिप्रेक्ष्य सभी संस्कृतियों और संस्कृतियों में मूल्य में आत्मसात करना युवाओं के एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है। लगातार पालन पोषण की प्रथा जैसे है, सामाजिक मानदंड, युवाओं का विकास अलग अलग है, यानी हर समाज में जो युवा का पालन पोषण है, अलग अलग मान्यताएं हैं, व्यवहार है, विचार है, हर प्रथाओं में या हर सभी धर्मों में या हर सभी देश में अलग अलग से होता है। उदाहरण के लिए भारत में जैसे विकासशील देशों में निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चों से कम उम्र में काम करना शुरू करने की उम्मीद की जाती है। ऐसे में देश में सैन्य शासन की तरह हो रहे आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, जहां पर बड़े होने पर युवा, ऐसे में देश के बड़े होने पर युवाओं से बहुत अलग होंगे, जहां पर सरकार बचपन में व्यवस्था को सुरक्षित करने। देखो यहाँ पर क्या है कि हर युवा का अलग अलग है। अगर कोई बहुत ज़्यादा देश गरीब है ना, तो उस देश के जो युवा होंगे छोटे से, उनके घर वाले उम्मीद करते हैं कि भैया नौकरी चाकरी करेंगे, कई बार गलत कामों में पड़ जाते हैं। यानी युवाओं पर कई प्रकार से हमारे समाज कैसा, संस्कृति कैसा, सभ्यता कैसा, कल्चर कैसा है, वह भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आपकी घर की परिस्थिति कैसे है, आपकी सारी चीज़ें कैसे हैं। आज हम देखेंगे जो युवा होते 18-19 साल के लड़के या उससे भी कम साल के लड़के को देखोगे काम करते हैं, इससे भी हमारे देश का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वह काफ़ी प्रभावित है। यानी युवा जो है वह किसी भी देश के एक एसेट के रूप में, यही सारी चीज़ें बताई गई। यानी सामाजिक संस्कृतियों में उनको हम किस प्रकार से उनकी विषमता की गहराइयों में समझने, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है उनकी विषमता कैसी है, उसके जरिए हम युवाओं को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जो युवा आबादी के भीतर मौजूद है। इस प्रकार युवा मात्र श्रेणी नहीं है, बल्कि यह विकास की एक निश्चित अवस्था है, जिसमें जीवन तक, यानी युवा अवस्था क्या है, जिसमें निरंतर विकास होता, सामाजिक विकास और हमारा सांस्कृतिक विकास होता है। जैसे हमारी सामाजिक संस्थान के जैसे परिवार है, स्कूल है, मूल्य है, प्रथाएं हैं, यह लगातार हमारे युवाओं के इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव या समझ को विकसित करता है। ठीक है, युवाओं की
की अवधि बेहद महत्वपूर्ण है। यानी युवा की जो अवधि है, जो टाइम है जिससे माना जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यस्तता की दहलीज पर है। राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य युवाओं को फलदायी कार्य देना तथा प्रोत्साहित करने के साथ एक मजबूत और स्वस्थ समाज का सृजन करना है, जिनके पास सामाजिक मूल्य और आम नागरिक है। यानी युवाओं को एक एसेट के रूप में माना जाता है, यानी युवाओं को बहुत संभाल के रखना है ताकि वह आगे चल करके एक स्वस्थ समाज बनाए और स्वस्थ नागरिक में और एक अच्छा राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकें। ठीक है। जोखिम में फंसे युवाओं की सहायता करना, वंचित या हाशिए पर जो युवा हैं उनका अवसर को समान देना, इसको भी यानी हमारी जो सरकार हैं जो ऐसे युवा हैं जो किसी समस्या का सामना कर रहे हैं या वंचित हैं या उनकी स्थितियां खराब हैं या उनको अवसर नहीं मिले, ऐसे युवाओं की मदद करना भी हमारा एक महान उद्देश्य है। जब हम युवाओं की जो युवा समस्या का सामना कर रहे हैं अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हम युवाओं को और बेहतर बना पाएंगे और जो कि हमारे राष्ट्र के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएंगे। आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या है युवाओं का, अब हम क्या देखेंगे, आर्थिक परिप्रेक्ष्य किस प्रकार है देखेंगे क्या है हमारा आर्थिक परिप्रेक्ष्य। युवाओं का आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या, देखो आर्थिक दृष्टिकोण से युवाओं को जनसंख्या की लाभांश के रूप में देखा जाता है। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखो तो युवाओं को एक जनसंख्या लाभांश, यानी कितनी ऐसे युवा हैं जो लाभदायक है, यानी जो कह सकते हैं कि टैक्स दे रहे हैं या कह सकते हैं कि लाभ दे रहे हैं, या जनसंख्या के रूप में जनसंख्या लाभांश के रूप में देखा जाता है। आगे चल करके कितने % युवा जो होंगे हमारे जीडीपी को, हमारे इनकम को या जो सोर्स होगा उसको बढ़ाने में योगदान देंगे। यानी जनसंख्या लाभांश के रूप में देखा गया है। जनसंख्या की लाभांश उस आर्थिक विकास को संदर्भित करता है जो देश के कामकाजी आबादी की युवा रचना में बदलाव के कारण होगा। यानी ऐसे कितने युवा होंगे जो आगे चल करके रोजगार को प्राप्त करेंगे। यानी आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, यानी युवा पढ़े लिखे आगे चल कर रोजगार प्राप्त करे ताकि वह उसकी आर्थिक विकास हो। यानी देश के आर्थिक विकास के रूप में भी युवाओं को देखा जाता था। जैसे आज हमारा युवा है भैया, पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे चल कर क्या क्या करके नौकरियां लेगा, रोजगार लेगा, यानी वो क्या होगा, आर्थिक रूप से क्या होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। इसके बदलाव के रूप में जाना जाता है। ऐसा तब होता है जब कुल आबादी या कामकाजी आबादी पर निर्भर रहने वाली आबादी से कामकाजी आबादी का अनुपात अधिक हो। देखो यहाँ पर क्या करें, कई बार क्या होता है, कई बार देश में ना नौकरी करने वालों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है, नौकरी ना करने वाले की संख्या कम होनी चाहिए। ये नहीं नौकरी ना करने वाले लोग ज़्यादा हैं, नौकरी करने वाले लोग कम हैं, ऐसा नहीं। यानी कामकाजी आबादी हमारी अधिक होनी चाहिए, यानी काम काज करने वाले लोग जो हैं और निर्भर रहने वाली आबादी यानी आबादी, ठीक है, कामकाजी आबादी का अनुपात अधिक है, अधिक होना चाहिए। यानी ऐसे ज़्यादातर युवा ऐसे होने चाहिए जो कामकाजी युवा हों या उनको रूप में यहाँ पर बनाते हैं। क्योंकि भारत की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवाओं से बनता है, यानी भारत की जो आबादी है वह बड़ा हिस्सा क्या है, युवाओं से। इसलिए ज़्यादातर जो युवा हों वह कामकाजी हों, रोजगार में हो, नौकरी में हो, जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पर भी वो कामकाजी युवा के रूप में, क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्या है, वह युवा हैं। अगर भारत में युवा अगर बड़ी संख्या में नौकरी करेंगे तो भारत में जो कामकाजी लोग होंगे यानी नौकरी होगा उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी आर्थिक विकास जो होगा ज़्यादा होगा हमें। इसीलिए ठीक है, चूंकि भारत की आबादी का कुल हिस्सा युवाओं से बनता है, यदि उत्पादक क्षमता विकास करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो क्षमताओं के विकास के लिए उनका सही पालन पोषण किया जाए तो परिणाम हमें देश के आर्थिक विकास के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार युवाओं की जनसंख्या की लाभांश बन जाएगा। देखो हमारी आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। अगर हमें युवाओं को स्किल्ड बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब वो नौकरी को प्राप्त करेंगे तो हमारा ज़्यादातर जो आबादी होगी वह स्किल्ड होगी, रोजगार वाली होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी देश की आबादी होगी वह जीडीपी में यानी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती। यानी हमारे युवा देश में आर्थिक विकास को मजबूत करने में, देश को तरक्की की राह के ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है। अगर युवा देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे तो हमारा देश आर्थिक विकास की प्रगति में बहुत आगे जाएगा। यानी युवाओं की आर्थिक विकास होना, जो हमारा युवा है वह आर्थिक रूप से नौकरी प्राप्त करे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा एजुकेशन ले, तथा युवाओं में जब हम क्षमता का विकास करेंगे, स्किल्ड बनाएंगे और क्षमता जब उनकी बढ़ेगी तो वह नई नई नौकरियां, नए नए जॉब को प्राप्त करेंगे और देश का क्या होगा, एक प्रकार से आर्थिक विकास में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान बढ़ेगा। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति
जो आई है भारत में युवाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस नीति का नजरिया राष्ट्र के युवाओं को सशक्त बनाना, यानी भारत की जो युवा राष्ट्र नीति 2014 में आई थी, इसको क्या था, युवा हमारे देश में जो युवा उनको क्या बनाना है, सशक्त बनाना है, ताकि वह हमारे विकास में और देश की सफलता में मदद दे सकें। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास उद्यमिता के तहत राष्ट्रीय नीति तैयार की थी, जो देश में युवाओं में कौशल विकास हेतु गतिविधियों को प्रदान कर रही है, उन्हें एक समान रूप से मानक के आधार पर बनाती है और कौशल को इन्हें मांग करने वाले छात्रों में जोड़ती है। भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन के तहत कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे नाम से जाना जाता है, यानी जिसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, जो हमारे देश का युवा है उसको क्या बनेगी, स्किल बनेगी। जैसे भैया उसको नई नई चीजें सिखाएं। एक शॉर्ट टर्म जो प्रधानमंत्री कौशल विकास जो केंद्र होता है, इसमें जो युवा होते हैं वह जाते हैं, उनको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है, ताकि वह आगे चल करके कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सकें, कोई ना कोई रोजगार पर, यानी युवाओं को हमारी जो सरकार है वह उनको कौशल बढ़ाने में, ताकि जो हमारे देश का युवा है जब वह नौकरी प्राप्त करेगा, जब वह जॉब को प्राप्त करेगा, तो हमारे देश का जो आर्थिक विकास होगा या युवाओं में जो स्किल्ड होगी वह बढ़ेगी और उनका स्वयं का भी विकास होगा। और जब युवा का विकास, जब युवा तरक्की करेगा तब भैया देश तरक्की, क्योंकि युवा हमारे देश में सबसे ज्यादा हैं, तो उन्हें स्किल्ड बनाना सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे जो युवा जब जल्दी से जल्दी नौकरी प्राप्त करेंगे और अच्छे से अच्छी नौकरियां करेंगे, यानी जब युवाओं का आर्थिक विकास होगा तो देश का भी आर्थिक विकास होना जरूरी है। इसलिए भारत सरकार ने युवा विकास के तहत हमारे जो युवा हैं उनको प्रधानमंत्री कौशल विकास के तहत उनको नए नए रोजगार के अवसर दे रही है और तथा उनको स्किल सिखाती है, ताकि वह आगे चल करके देश के राष्ट्रीय विकास में या कह सकते हैं आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तुमने देखा होगा ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास जो होता है वहां पर बहुत सारी चीजें, भैया टेलीकॉम है, कंप्यूटर है, फोन वाला है, सभी वहां 3-3 महीने 4-4 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। भारत सरकार की योजना है जिसमें हमारे देश के कोई भी युवा ना जो 10th पास है जाकर के वहां पर स्किल सीख सकता है। अब आगे चल के 3 महीने सीख करके कोई ना कोई रोजगार लेगा। जब युवा रोजगार को प्राप्त करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में जाएंगे, तो हमारे देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। यानी युवा हमारे लिए क्या है, हमारे देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, यह एक कौशल प्रमाणीकरण योजना है, यानी इसमें जो युवा सीखता 3 महीने के, उनको क्या कौशल सिखाया जाता है, उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में युवा क्या होते हैं आगे चल करके अलग अलग उद्योगों में अलग अलग नौकरियों को जाकर के, ताकि वह अपनी आजीविका को बेहतर चला सकते हैं, उनको आजीविका कमाने में मदद करेगा। PMKVI यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दृष्टिकोण से युवाओं को कार्यबल में यानी कौशल सिखाने में, उनकी महत्वाकांक्षा तथा रोजगार के जो अवसर हैं उनकी मांग को बढ़ाने में के साथ जोड़ा गया। इस प्रकार प्रशिक्षित और प्रमाणित युवाओं की नियुक्ति के अवसर के रोजगार, यानी जो हमारा युवा है वो प्रशिक्षित हो, पढ़ा लिखे, ताकि वह उसमें स्किल रहेगी, आगे चलकर उसको नौकरियां मिलेगी। यानी युवाओं के आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार जो है वह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को चलाती है, जिसमें युवाओं को स्किल सिखाई जाती है, जिससे आगे चल करके वह नौकरियां और जॉब को प्राप्त कर सकते हैं और देश के राष्ट्रीय विकास में वह भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगला हमारी कानूनी परिप्रेक्ष्य है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, कानूनी पे देखिए, कानूनी भाषा में युवाओं को के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द किशोर है। कानूनी अगर लैंग्वेज देखें, अगर लोग कानून की लैंग्वेज अगर देखोगे, अगर देखो यानी जो लॉ है या कानून की भाषा में युवाओं के लिए शब्द किया जाने क्या है, शब्द है किशोर वर्ड यूज होता है। जुवेनाइल अर्थात कुशेर, यानी लैटिन शब्द में जुवेनाइल शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है युवा या युवक। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है, युवा। दिलचस्प बात यह है कि सारे विश्व में यह देखा गया है कि कानूनी प्रणाली किशोर माने जाने वाले युवा और वैक्स माने जाने वाले व्यक्तियों में अलग अलग दृष्टिकोण है। देखो, जो वैक्स है उसके लिए अलग कानून है, जो जुवेनाइल है उसके लिए अलग अलग कानून है। देखो, हमारे देश में युवा के लिए अलग कानून है। युवाओं को कठोर सजा नहीं दी जाती है। अगर युवा कितना भी गलत काम, 18 वर्ष से अगर उसकी कम आयु भैया, अगर वह किसी का हत्या भी कर देगा तो उसको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, उम्र कैद की सजा नहीं दी जाती है, बल्कि उसको बाल सुधार गृह आयोग भेजा जाएगा। यानी युवा जो है उसके प्रति हमारी जो सरकार है कहती भैया ये नाबालिग है, ये अभी गलत काम इसने कर दिया है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है, सुधार करके हम इसे समाज की धारा से जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो वैक्स पुरुष हैं जिनकी 18 वर्ष से अधिक आयु है, वो क्या है, उनको सरकार यह कह सकती है जो कानून होगा कठोर से कठोर सजा देगा, उनको फांसी उम्र कैद, अगर वह किसी का मर्डर करते हैं उनको करेगी। यानी उनको मानती है कि उनको कठोर से कठोर सजा। इस प्रकार से कानूनी लिहाज से अगर देखोगे तो युवा और जो वैक्स पुरुष है उनमें काफी अंतर है। जैसे मैंने आपको बताया, देखो कानूनी उद्देश्य के लिए
बच्चे और किशोर आमतौर पर 18 या उससे कम उम्र के युवा होते हैं, यानी 18 से 21 वर्ष की आयु अलग का व्यवहार करता है। किशोरों द्वारा अपराध हेतु अपनाई गई कानूनी प्रणाली है। किशोरों पर अदालतें वैक्सों से अलग तरीके से मुकदमा चलाया जाता है। वह न्यूनतम आयु के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किशोर के रूप में चिन्हित किया जाता है। हर एक देश में अलग अलग होती है विविध रूप से, या इसे आपराधिक जिम्मेदारी न्यूनतम को माना जाता है। जैसे वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक मर्डर है, मर्डर का केस है, अगर 18 वर्ष से कम व्यक्ति है, किसी ने उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो उस पर जो बड़ा व्यक्ति 18 वर्ष, उस प्रकार कानून मुकदमा नहीं चलेगा। अगर 18 वर्ष से कम उसकी आयु है तो उसको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसको 3 साल के लिए कहाँ पर भेजेगा, बाल सुधार गृह में भेजेगा, और 3 साल के बाद क्या होगा, उसको छोड़ दिया। क्योंकि हमारा कानून संविधान ये मानता है कि अगर किसी की उम्र 18 आयु से कम, 18 वर्ष से कम है, तो क्या है, किशोर जो है अभी वह नाबालिग है, क्योंकि अभी उसको समझाया जा सकता है, अभी वह परिपक्व नहीं है, अभी वह युवक या ये कह सकते हैं वह वैक्स पुरुष नहीं बना है। अब उस समझा बुझा करके हम लोग उसको समझा सकते हैं। लेकिन जो 18 वर्ष से जिसकी आयु अधिक है, वह क्या होगा, अगर वह कोई अपराध करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, और जितना संविधान में कानून में सजा होगी वह उसको पूरी सजा भुगतनी। इस आधार पे हमारा जो कानून है वह युवाओं को थोड़ी सी क्या देता है, अधिक अपराध का जो दायित्व होता है उसको मुक्त रहने का, यानी जो अगर युवा कोई अपराध करता है तो उसकी सजा माफ की जा सकती है, उसे माफी मिल सकती है, लेकिन जो वैक्स पुरुष होगा उसको किसी प्रकार की माफी नहीं दे सकती है। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता के विवेक के आधार का अभाव होता है, जिसके बाद आयु कहलाती है। देखो, एक कमजोर व्यक्ति और अपरिपक्व माना जाता है, इसीलिए उसके कार्यों को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं बताया। यानी किशोरों को भैया माना जाता है कि वो कमजोर है, अभी अपरिपक्व है, यानी अभी नाबालिग। यानी हम युवाओं को क्या मानते हैं, कानूनी रूप से युवा जो है 18 वर्ष से जो है उनको मानते हैं नाबालिग है, अभी उसको ज़्यादा समझ नहीं है, अभी उसने जो गलती की है उसको समझ नहीं उस चीज़ की, बाद में उसमें सुधार किया जा सकता है। इसलिए कानून को क्या करता है, थोड़ा बहुत क्या करता है, अगर कोई अपराध कर देते हैं तो उनको छूट देता है, और 3 साल तक उनको कहाँ पर भेज देते हैं, बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जहां पर उनको समझाया जाता, बुझाया जाता है कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना है, और बाद में उनको बरी कर दिया जाता है। यानी किशोरों को हमारा जो कानून नाबालिगों को कठोर सजा नहीं देता है, बल्कि अगर बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति होगा तो उसको पूरी सजा मिलती है। इस प्रकार से कानून रूप से भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को किशोर कहा गया। नहीं, भारत में जो 18 वर्ष से कम आयु है जिन्हें किशोर या युवा कहा जाता है, जबकि सिंगापुर में यह उम्र 16 है, यानी 16 इससे कम है। यानी अलग अलग देशों में जो किशोर जो युवा है उनकी कानूनी रूप से जो उम्र है अलग अलग बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आयु, जबकि एक बच्चा किशोर न्यायालय प्रणाली के प्रति उत्तरदायी होता है, तो वह समान नहीं है। वहां पर अलग अलग राज्यों में 15 वर्ष की आयु से 17 वर्ष तक प्रावधान है। भारत में आपराधिक जिम्मेदारी की आयु 18 है। हालांकि किशोर न्याय अधिनियम 2015 जनवरी 2000 से लागू है, जिसके अनुसार 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों पर उनके द्वारा किए गए जघन्य या बर्बरता अपराधों को एक वैक्स की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। देखो, 2016 में कानून बना था, अगर 16 से 18 वर्ष का अगर कोई लड़का है, अगर कोई जघन्य अपराध करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है या किसी का मर्डर करता है, तो उसे जो वैक्स पुरुष होगा उसी के अनुसार उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। 2016 से पहले अगर कोई 18 वर्ष से कम व्यक्ति था, अगर वो रेप करता था या किसी का मर्डर करता था, तो उसको जुवेनाइल एक्ट चलाया जाता था, यानी उसको मात्र 3 साल बाल सुधार गृह में भेजा जाता, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता। लेकिन अब 16 से 18 साल का अगर कोई व्यक्ति अगर जघन्य अपराध करता है, बड़ा अपराध करेगा, तो उसको बड़े आदमी जैसे सजा मिलती है वैसे ही उसको भी सजा दी जाएगी, यानी बड़े किशोर, यानी उस पर भी कोएक्स की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। हाल में ही आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु हम उनको लेकर के कार्यों के परिणाम गलत आकलन किया जा रहा है। युवा अपराधी न्याय अधिनियम 2003 में अपराधी न्यूनतम की उम्र सीमा को 12 साल की मंजूरी लागू की। इंग्लैंड और वेल्स में 10 है, इटली में 14 है, बेल्जियम में 18, श्रीलंका में 8 वर्ष है, श्रीलंका में 16 से 18। यानी सभी देशों में जो युवा की कानूनी उम्र है वह अलग अलग है। ठीक है, युवाओं की जो कानूनी उम्र है हर देश में अलग अलग प्रकार है। कहीं पर 8 वर्ष है, कहीं पर 10 वर्ष है, कहीं पर 12, कहीं पर 15, कहीं पर 18 वर्ष रखी गई। जैसे हमारे क्या है, देश में 18 वर्ष रखी गई है। चीन में भी किशोरों के लिए बेहद सख्त कानून है। चीन में जो है उनके लिए कानूनी दायित्व के अलावा भारतीय संविधान में 18 वर्ष से आयु के
आयु से सभी भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार, यानी 18 वर्ष का अगर कोई आयु होगा तो उसका अगर बाकी कानूनी अधिकार देखो तो उसको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। यानी जो कह सकते हैं कि कानूनी रूप से जो हमारा युवा है वह 18 वर्ष से कम आयु का माना जाएगा। अगर 18 वर्ष से आयु को आगे चला जाता है तो वैक्स पुरुष माना जाएगा, यानी बड़े आदमी के रूप में माना जाएगा, यानी कह सकते हैं कि बड़ा माना जाएगा। अगर 18 वर्ष से कम रहेगा कानूनी रूप से तो उसे युवा, किशोर या जुवेनाइल माना जाएगा। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट था, पहला जो पार्ट था, मैंने आपको पूरा डीपली से और अच्छी तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ये क्लास आपको कैसी लगती है ये मुझे जरूर बताइएगा। आप सबकी काफी डिमांड थी इसलिए मैं लेकर के आपके सबके लिए लेकर के आया था। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को आप अगर पहली बार जब विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इसमें जो इंपॉर्टेंट था पहले चैप्टर में मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।